और हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो ये था कि हम अपने गेस्ट को बुलाते थे, और हमारे पास इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट मौजूद आते हैं और हमसे डिस्कशन करते हैं, आप उनसे सवालात करते हैं। आज की जो शख्सियत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा से चाहता था कि ये इनका आप सब लोगों से इंटरेक्शन हो, बिकॉज हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज के हवाले से बात करते हैं, लेकिन हम एजुकेशनल के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट सक्सेस स्टोरी के हवाले से हमने कभी बात नहीं की। आज की ये जो गेस्ट हैं ये मेरी बहुत हर दिल अजीज एक हमारी हमारी फैमिली का हिस्सा भी हैं, और एक बहुत ज़्यादा कीमती वक्त इन्होंने दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज इनको ट्रैवल भी करना था, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि इन्होंने टाइम निकाला। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, डॉक्टर सबा मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद हैं। इनका इंट्रोडक्शन ये खुद ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, मैं अगर कम या ज़्यादा दे दिया तो मेरी खैर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस सबा आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगर आप अनम्यूट कर लें तो आपकी आवाज़ भी हम सुन सकेंगे। Now you can listen to me. या Can वी you कैन hear me? लिसन। या बिल्कुल 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 आपकी Okay. आवाज़ आ रही है। Okay. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और हमारे साथ मौजूद है उर्दू यूनिवर्सिटी के जो आइडियल कॉलेज है उनके स्टूडेंट, MBA 2 के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं आज। तो आज आप बात करेंगी हमारी यूथ के साथ इंशाल्लाह, और Okay. डिस्कशन होगी, बहुत नॉर्मल डिस्कशन रखेंगे इसको। लेकिन पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराइए कि कौन है सबा। कौन है सबा? एज यू नो के मेरा नाम सबा नाज है, ठीक है, और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। साथ साथ अपनी स्टडी के साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ, और नाउ आई एम डूइंग जॉब एज अ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, जो अब से पहले डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एफिलिएटेड था, अब एक ऑटोनोमस बॉडी बन चुका है। तो मैं वहाँ पर एज अ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट 3 इयर्स मुझे हो चुके हैं वहाँ पर। इसके अलावा मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस रहा वो ऑटिज़म के साथ बहुत रहा। मैंने पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़म में वर्क किया है। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि यूजली अर्ली एज चिल्ड्रन में जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर ये लॉन्ग टर्म ये बीमारी रहती है। तो इसके साथ काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसी के साथ जब मैं एक्सपीरियंस कर रही थी तो मैंने एक और ट्रेनिंग भी ली साथ साथ, जो ABA बेस्ड ट्रेनिंग थी, जो इन्हीं बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया, और वो USA से एफिलिएटेड था कोर्स। तो वो मैंने कंप्लीट किया, और जो मेरी स्टडीज़ चल रही हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैं कर रही हूँ अपना PhD। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है विद डिस्क्रिमिनेशन। मैं फर्स्ट पोजीशन मैंने लिया अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से, और दैट्स इट। अब अगर आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो फिर मैं उसको आंसर करूँगी। पहले तो इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज जो आपने बोले हैं, मैं आपको बताऊं, सही बताऊं, बहुत तेजी के साथ सर से गुजरे। वेल, जो का पार्ट, बहुत ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत पहले शुक्रिया मैं फॉर बिल्कुल आप। कोशिश करूंगी कि उन सब चीज़ों को डिफाइन कर सकूं जो कि आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बिकॉज मुझे पता है कि आज आपको ट्रैवल भी करना था, लेकिन जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो शी जस्ट ओपन हर आर्म्स के, अरफाक बिल्कुल करना है, स्टूडेंट्स के साथ हमेशा करने के लिए ख्वाहिश जाहिर की। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कि ये मेंटल हेल्थ है क्या, और ये क्यों ज़रूरी है किसी भी आम इंसान के लिए मेंटली तौर पर हेल्दी होना, और ये मेंटली हेल्दी होना है क्या? थोड़ा सा अगर आपके नज़दीक क्या है बताएं। देखिए, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, तो यू नो ना कि फिजिकल हेल्थ को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, डायबिटिक नहीं है, शुगर नॉर्मल है, ठीक है, फीवर नहीं है, हर चीज़ ठीक है, तो भाई इंसान जो है वो फिजिकली फिट एंड फाइन है, फिजिकली हेल्दी है। लेकिन उसके साथ साथ हम जो मेंटल हेल्थ है, जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, उस पे हम गौर नहीं करते हैं कि वो बेसिकली है क्या। हमारे नज़दीक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग समटाइम्स विदाउट एनी रीजन आपको बहुत खामोश खामोश नजर आएंगे, ठीक है, और उसे हम ऐसा लगता है कि बस शायद नाराज हो गया है कोई हमसे, ठीक है, या हम इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि अगर किसी की एपिटाइट
यूजुअल से कम हो गई है, खाना पीना उसने थोड़ा सा कम कर दिया है, या हम देखते हैं कि खाना पीना उसका नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, या उसके स्लीपिंग आवर्स चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा ज्यादा सोने लग गया या कम सोने लग गया, हम इन चीजों को अहमियत नहीं देते हैं, हम इसे समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, जबकि ये सब चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं किसी भी इंसान की जिंदगी में। और यही है जो चीजें हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को जो है ना बताती हैं कि कोई भी इंसान कितना मेंटली फिट एंड फाइन है। अगर मेरी भूख नॉर्मल होगी, मेरी नींद नॉर्मल होगी, ठीक है, मेरे मूड्स में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो नहीं आ रही हैं, तो इट मीन्स कि मैं एक साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन हूँ, ठीक है। साइकोलॉजिकल हेल्थ में आपकी इमोशंस, आपके कॉग्निशंस, आपके बिहेवियर्स, ये सब चीज़ें मैटर करते हैं, ठीक है। आपके इमोशंस जो होते हैं वो आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड होते हैं, आपकी सेंसेशंस होते हैं कि आप कैसा किस टाइम फील कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं इस टाइम अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो मुतासिर हो रही है। मैं अभी बात डिसऑर्डर्स की नहीं कर रही हूँ, मैं बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक आपको डिफाइन कर रही हूँ कि साइकोलॉजिकल हेल्थ में हमारी ये सब चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कि अगर मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ और इसकी वजह से मैंने अवॉइडेंस इख्तियार कर ली है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजिकल हेल्थ में हमारे बिहेवियर्स भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी कॉग्निशंस जो है वो थॉट बेस्ड होती हैं कि हम कैसा सोचते हैं, हमारे ख्यालात कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, को डिफाइन करती हैं। हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर्स, हमारी सेंसेशंस, अगर ये सब आप देख रहे हैं कि रूटीन के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चल रही हैं, एक इंसान जैसे पहले भी बिहेव करता था सेम वैसा ही कर रहा है, तो इट मीन्स तो साइकोलॉजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है। लेकिन अगर कहीं वहाँ पर आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आती हैं, तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है और वो मुतासिर हो रही है। और डेफिनेटली उसके बहुत डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कॉज़ नहीं होता उन चीज़ों में फ्लक्चुएशंस आने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी सराउंडिंग में या हम खुद को भी इन चीज़ों पर गौर करें कि हमारी बॉडी में, हमारे सोचों में क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। तो ही फिर हम जैसे कि हम फिज़िकली की बात करेंगे, फिज़िकली अगर डिस्टर्ब होते हैं तो हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना। लेकिन अगर इस तरह के चेंजेज़ आते हैं तो हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हम फिर किसी भी काउंसलर को या किसी भी प्रोफ़ेशनल को अप्रोच नहीं करते। तो हमें इन चीज़ों को गौर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनिशियल स्टेप में ही इन सब चीज़ों को पिक कर लेंगे, तो लेटर ऑन जो पर्सनैलिटी में पैथोलॉजीज़ आती हैं या साइकोपैथोलॉजीज़ डेवलप हो रही होती हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, हम उनसे बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। मुझे बहुत जबरदस्त, मुझे खुद खुशी हुई सुन के। मुझे बता, एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या वालिद और वालदा का साइकोलॉजी मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना, क्या उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है? क्या ये चीज जेनेटिकली ट्रांसफर होती है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा दुनिया से कट के रहता हूँ, तो क्या ये मेरी आगे आने वाली जनरेशन में ये चीज आएगी या वो नहीं आएगी? मुझे क्योंकि जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ जो है जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होती है, क्या मेंटल हेल्थ भी ट्रांसफॉर्म होती है? बिल्कुल आफ़ाक, जिस तरह से आपने बताया, खुद ही कह दिया है कि फिज़िकल इश्यूज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, इसी तरह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए भी होता है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं ट्रांसफ़र होने के। उन फैक्टर्स में एक तो जेनेटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं कि अगर पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, या इवन कि कोई ट्रेट्स इस तरह के मौजूद हैं, जैसे आपने एग्रेसिव टेंडेंसीज़ की बात की है, गुस्सा करते हैं, जल्दी अपसेट हो जाते हैं, अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को फेस करने से। तो ये चीज़ें जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती हैं उनके ऑफ़स्प्रिंग्स में। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज़ कि पेरेंट्स में नहीं है ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, पेरेंट्स बहुत हेल्दी हैं, लेकिन आपका जो एनवायरमेंटल एक्सपोज़र है, अगर वहाँ उस एनवायरनमेंट में इस तरह के फैक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, तो आपकी लाइफ में उन वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि यू नो ना कि इंसान तो लर्नर है ना, ठीक है? वो विजुअल लर्नर भी है, वो जो चीज़ें देखता है वही सीखता है, ठीक है? तो इसी तरह से अगर ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में प्रॉब्लम होगा, तो ही बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। ये एक रीज़निंग है, ठीक है? कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उसके साथ-साथ एक और फैक्टर भी डिफ़ाइन किया गया है कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर भी मौजूद है। अगर एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ें
है तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो प्रॉब्लम्स की तरफ लीड कर सकते हैं। आई होप आंसर टू क्वेश्चंस। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया। अच्छा मुझे बताएं कि व्हाई यू चूज क्लिनिकल साइकोलॉजी। आप आपके पास एमबीबीएस का ऑप्शन होगा, तो जो हमारे साथ फीमेल हम्म स्टूडेंट्स मौजूद हैं करियर के हवाले से बहुत वैसी मतलब कंसर्न रहती हैं, क्योंकि फीमेल्स को हमेशा से बड़ा एक रिलेक्टेंसी, बड़ा एक एक्स्ट्रा प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि अगर वो एमबीए भी कर रही हैं तो क्यों कर रही हो एमबीए, एमबीए करने वाली लड़कियां तो हम्म बाहर घूमती हैं, मतलब एक अजीब सा माइंडसेट हम्म आपको पता है हमारी सोसाइटी में मौजूद है। मुझे बताएं हम्म। आप, आपको क्या बैरियर्स का सामना हुआ जब आपने ये फील्ड के लिए कहा अपने घर वालों से कि मुझे ये फील्ड में जाना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अफाक, कि मैं भी बचपन से ना कि बच्चा जब छोटा सा ही होता है तो पेरेंट्स की तरफ से होता है कि बेटा तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, बड़े होकर तुम्हें कुछ करना है, ठीक है। तो मैं भी हर हर टाइम यही सुनती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत ज्यादा, उसने मुझे अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया मुझे हर स्टेप पे। और जब मैंने इंटरमीडिएट कर लिया उसके बाद मेरा भी पूरा प्लान था कि मैं भी जो है वो एमबीबीएस की तरफ जाऊंगी। और उसके बाद के एक इंसान जो सारी जिंदगी हमेशा पोजीशन लेता आ रहा और जो एकेडमिक ओरिएंटेड हो, और उसे हो गया बस करियर ओरिएंटेड है कि मुझे एजुकेशन में यही इस स्टेज पे इस गोल पर ही पहुंचना है, बचपन से एक ड्रीम देखता आ रहा हो, और फिर अचानक से वो ड्रीम आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट करने के बाद मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं एमबीबीएस की तरफ नहीं जा सकती। तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, मतलब मुझ पे भी एक फेज आया कि मैं काफी क्राइंग स्पेल्स हुए, सैडनेस हुई, ठीक है। बट वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी, और उसके लिए मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बहुत एक मतलब ब्लेसिंग से नवाजा, कि मेरी बहुत अच्छी फैमिली से मुझे नवाजा, कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मतलब एक डोर क्लोज होता है तो आपके लिए 10 डोर्स ओपन होते हैं। जरूरी नहीं है कि यही एक बेस्ट फील्ड थी तुम्हारे लिए। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने कुछ और प्लान किया है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें वहां पर जाना है। तो अब तुम ये देखो कि इन और कौन सी फील्ड्स ऐसी हो सकती हैं जहां पर तुम अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली उसे परस्यू कर सकती हो, और तुम्हारे अंदर एक ये करेज है कि तुम लोगों की हेल्प करो, तो और कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं। तो उस टाइम जब मैंने भी प्रोस्पेक्टस वगैरह देखे तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे साइकोलॉजी का कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। एंड देन मैंने उस साइकोलॉजी के बारे में जब मैंने देखा, मुझे अट्रैक्ट किया बस वो एक वर्ड, और उसके बाद मैंने उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, और मुझे वो अच्छा लगा, मुझे मतलब वो फील्ड अच्छी लगने लगी, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। और इवन कि जब तक मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कोई प्रोफेशनल फील्ड की तरफ जाऊंगी, और वहाँ मेरे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने ही मुझे मैंने लास्ट जो डे था एडमिशन के लिए प्रोफेशनल फील्ड की तरफ जाने के लिए, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाने के लिए, मैंने एट द लास्ट मोमेंट वहाँ अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पर हो गया। तो इस तरह से अल्लाह ताला खुद ही ज़राए बनाते चले गए, और मैं उसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि और मैं काफ़ी दिल से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था साइकोलॉजी का। और जब पढ़ना शुरू किया तो फिर ये हुआ कि बस ठीक है, अब इस जो मैंने एजुकेशन ली है मैं इसे डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल अपना करियर बनाऊंगी, ठीक है। इसे मैं लोगों को सर्व करने के लिए यूज़ करूंगी। और फिर उसके बाद से ही मैंने आफ्टर मास्टर पोस्ट मजिस्ट्रेट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया, ठीक है। फिर डिप्लोमा के बाद ही मैंने अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी जॉब स्टार्ट की, और फिर दोनों चीज़ों को कंटिन्यू किया। और जब आप इस फील्ड में आते हैं ना, तब आपको बहुत मज़ा आने लग जाता है, क्योंकि जब आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं, अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर्स ही होते हैं जिनको लोग बहुत होप के साथ देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अल्लाह ताला का आपके ऊपर एक करम है कि आपको उसने चुना है लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जब जब आपके पेशेंट्स आपको फीडबैक देते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको फीडबैक देना स्टार्ट करते हैं, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का काम करता है, और फिर आप उस फील्ड की तरफ मजीद इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। तो मैंने बस इसी तरह से अपनी ये जो है फील्ड चूज की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे मतलब एज अ प्रोफेशन यूज भी कर रही हूँ। और ये सिर्फ आपकी प्रोफेशनल हेल्प नहीं करती, ठीक है, कि आप सिर्फ प्रोफेशन ले लिया, आप ये आपकी सराउंडिंग में रहने वाले लोग, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, हर जगह आपका एक बहुत अहम रोल होता है, और आप लोगों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं।
कि कोई इंसान अगर कुछ कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई रीजन है जिसकी वजह से उसका ये रिएक्शन आया। तो जब आप इस फील्ड की तरफ आते हैं ना, तो जो एक एंगर होता है आपका या आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप रीजनिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, आप कॉजेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जो तुम हमारे साथ मौजूद हैं, आई थिंक आवाज की कोई डिस्टॉर्शन हुई है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?